नमस्कार। आज मैं रासो साहित्य पर आप सबके समक्ष अपनी बात रखूंगा। रासो साहित्य के आकलन या रासो साहित्य को जानने से पहले हमें रासो काव्य के उद्भव और विकास को भी जानना जरूरी है। रासो काव्य का उद्भव आदिकाल में लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, जो मूलतः रासक छंद पर आधारित वीर गाथात्मक और श्रृंगारिक रचनाएं थीं। जैसा कि आदिकालीन साहित्य को जब पढ़ते हैं तो आदिकालीन पूरे साहित्य वीर गाथात्मक प्रवृत्ति से उत्प्रोत है। और जब आदिकालीन साहित्य में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति होंगी तो उनका प्रभाव उनके परवर्ती साहित्य पढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि एक और रासो काव्य में जहाँ वीर गाथात्मक और श्रृंगारिक रचनाएं थी, जिनमें चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के शौर्य यानी पराक्रम, वीरता का बढ़ा चढ़ाकर अर्थात अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं, जबकि रास परंपरा जैन साहित्य के धार्मिक उपदेशों के लिए प्रचलित थी। यानी रासो काव्य की जो प्रवृत्ति है वो परवर्ती काल के साहित्य में परिलक्षित होती है। इन काव्यों का विकास डिंगल पिंगल भाषाओं में हुआ और डिंगल पिंगल भाषाओं के प्रयोग से रासो साहित्य का महत्व और अधिक आदिकाल में देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो इस साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसने हिंदी साहित्य में प्रबंध काव्य की नींव रखा। आप सोचिए, एक ऐसे काव्य का आगमन होता है रासो साहित्य में जो इसकी नींव को रखता है और नींव के साथ साथ प्रबंध काव्य की नींव रखता है। अब ये रासो साहित्य का उद्भव तो विकास हुआ 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, लेकिन जिस साहित्य को हमें जानना है, हमें उस साहित्य के उत्पत्ति के इतिहास को भी जानना जरूरी है, क्योंकि रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में तरह तरह के मतभेद हैं और जहाँ साहित्य होंगे वहाँ मतभेद होना स्वाभाविक है। यानी हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक या साहित्यकार कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति को मानते हैं। रसायन अर्थात काव्य में अर्थ। वहीं दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानते। रासक यानी नृत्य या भाव भेद, नृत्य या काव्य भेद, अर्थात दो ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर साहित्यकारों में मतभेद है। एक और आचार्य शुक्ल कहते हैं रसायन, वहीं दूसरी ओर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं इनकी उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। यानी अगर हम दोनों को मिला लें तो दोनों के अर्थ अपने अपने जगह पर क्या प्रभावशाली ढंग से क्या कारगर है। यानी रासो शब्द की उत्पत्ति में रासक और रसायन शब्द सबसे प्रचलित है और क्रमशः ये दोनों शब्द संस्कृत के शब्द से विकसित हुआ है और रासो साहित्य के मर्मज्ञ या रासो साहित्य के ज्ञाता डॉक्टर सुमन राजे ने बहुत ही सहज तरीके से अपनी रचना में कहती है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रास से हुई है और इनके साथ साथ वह कहती है कि रासो शब्द की उत्पत्ति या हम रास से मान सकते हैं या रासो से मान सकते हैं या रासह से मान सकते हैं। सिर्फ रास, रासक, रासा नहीं, बल्कि हम इसकी उत्पत्ति को रासु, रासलहू इत्यादि शब्दों से मान सकते हैं। तो आप समझिए, एक शब्द के लगभग 5 से अधिक शब्द हमारे सामने उपस्थित हैं। रासो साहित्य के व्युत्पत्ति के संदर्भ में हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत को राय को दिए हैं। इस मत और राय में सबसे पहले हम नाम जिसका जिक्र करेंगे वह है गारसा दत्तासी। यानी विदेशी विद्वान होने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में अपनी राय को दिए हैं
और गार्षा दत्तासी रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में कहते हैं कि राजसूय यज्ञ से उत्पन्न रास शब्द से रासो की व्युत्पत्ति हुई है। रासो का यह अभिप्राय वो वीरता से लेते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन्होंने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है, क्योंकि विशलदेव रासो में रसायन शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है और यही शब्द रसायन बाद में जाकर रासों में तब्दील हो गया। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति बताई जाती है, जो प्राकृत के प्रभाव से रासों में बदल गया। यानी रासक एक काव्य भेद या नृत्य विधा थी। वहीं महोपाध्याय, हीरा पंडित गौरी शंकर, हीराचंद ओझा जी कहते हैं, जब तक हम ओझा जी के नाम का जिक्र नहीं करेंगे तब तक रासो साहित्य का समग्र मूल्यांकन संभव है नहीं। ओझा जी कहते हैं कि मैं रासो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के रास शब्द से मानता हूँ। रास शब्द का अर्थ है विलास भी होता है, और विलास शब्द चरित, इतिहास आदि के अर्थ में प्रचलित है। यानी इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विद्वान आते हैं जो अपने अपने तरीके से, अपने अपने दृष्टिकोण से रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपने मत को देते हैं। उन तमाम तरह की मतों को हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रमुखता से इन चारों विद्वानों के मत को जानना जरूरी है। अब ये जो रासो शब्द के बारे में जो विद्वानों की राय हुए हैं या मत दिए हैं, उनके साथ साथ वो कहते हैं रासो काव्य का स्वरूप और मूल स्रोत। यानी रासो काव्य की जब उत्पत्ति हुई तो रासो का स्वरूप क्या हुआ, उनके स्रोत, उनके आधार क्या हुए, और उनके स्वरूप को अगर हम सही तरीके से जानेंगे तभी परवर्ती काल में उनके आधार को, उनके प्रवृत्ति को, उनके महत्व को जानेंगे। और वे कहते हैं कि रासो काव्य आदिकाल का वीर गाथात्मक साहित्य है। देखिए, इसके पहले भी कहा गया वीर गाथात्मक, यानी रासो साहित्य वीर गाथात्मक का साहित्य है, जिसका स्वरूप वीर रस और श्रृंगार रस के मिश्रण अर्थात डिंगल पिंगल भाषा शैली एवं सामांतों के शौर्य गाथा पर केंद्रित है, जिसमें प्रमुखता से हम रासक छंद का प्रयोग ले सकते हैं। इसका मूल स्रोत है अपभ्रंश की रासो परंपरा, और इन रासो परंपरा में हम ऐतिहासिक घटनाओं का, जैन साहित्य की प्रभाव धारा को भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें प्रामाणिकता संदिग्ध है और इसमें मिलावट की गुंजाइश है। तो जहाँ इसका स्वरूप होगा वहाँ उनके आधार भी होंगे, उनके स्रोत होंगे, और वे स्रोत में 3 चीज़ों पर बल देते हैं। अगर हम रासो साहित्य का आकलन करेंगे, रासो साहित्य का मूल्यांकन करेंगे, तो रासो साहित्य के स्रोत में 3 बातों पर जोर दिया जाता है। जो पहली बात है कि अभ्रंश परंपरा, यानी रासो काव्य के स्रोत में अगर हम अभ्रंश परंपरा का जिक्र ना करेंगे तो रासो साहित्य अधूरा सा प्रतीत होगा। यानी रासो साहित्य के स्रोत में हम बार बार जिक्र करेंगे अभ्रंश परंपरा का, क्योंकि हिंदी रासो काव्य की जड़ें अभ्रंश की रासो परंपरा में है। जैसे उदाहरण तौर पर ले सकते हैं संदेश रासक और मुंज रासो। वहीं ऐतिहासिकता और लोक कथाओं का भी जिक्र होगा। आखिर ये लोक रासो साहित्य आया कहाँ से? तो ऐतिहासिकता की भावना का जिक्र करना होगा, लोक कथाओं का जिक्र करना होगा, और ऐतिहासिकता लोक कथाओं में हम जिक्र करेंगे पृथ्वीराज रासो का, विशलदेव जैसे ऐतिहासिक राजाओं के जीवन और उनकी लड़ाइयों का, क्योंकि जब हम रासो साहित्य को पढ़ेंगे और जब पृथ्वीराज का जिक्र करेंगे तो मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध का चित्रण करना भी जरूरी है। तीसरा है जैन साहित्य, यानी जैन कवियों द्वारा रचित रासो काव्य जो जैन धर्म में सिद्धांतों और नीति पर केंद्रित थी। उदाहरण स्वरूप हम लोग ले सकते हैं भारतेश्वर बहुबली रास को, और इसी परंपरा में हम जोड़ सकते हैं चारण परंपरा, यानी सामंतों के गुणगान और उनकी वीरता दिखाने के लिए चारण कवियों द्वारा रचनाएं लिखी जाती थी, क्योंकि वीर गाथात्मक प्रवृत्ति थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करनी थी। और जहाँ वीर गाथात्मक प्रवृत्ति होंगी, जहाँ आश्रयदाताओं की प्रशंसा करनी होगी, वहाँ चारण भाट कवि होंगे और राजाओं की प्रशस्ति का गुणगान करेंगे, जो रासो साहित्य में परिलक्षित होता है। रासो साहित्य के स्वरूप को
या मूल्यांकन को प्रभावशाली ढंग से जानने के लिए रासो काव्य के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो उनके असंख्य ग्रंथ हैं, लेकिन हम प्रमुखता से जो प्रचलन में है, जो प्रभावशाली ढंग से क्या इस साहित्य की महत्ता को लागू करवाता है, उन पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले नाम लेंगे पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो के रचयिता है चंद्रवरदाई दाई, और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें पृथ्वीराज रासो के जीवन का वर्णन है। जीवन के साथ साथ उनके मोहम्मद गोरी के साथ किए गए युद्ध का वर्णन है। हालांकि इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का मिश्रण है, और इस ग्रंथ में वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है, और वीर और श्रृंगार के साथ साथ डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता है। वहीं दूसरी रचना है विसलदेव रासो, जिसके रचयिता है नरपति नाल्य। यह एक श्रृंगार प्रधान रचना है, जिसमें राजकुमार विसलदेव और राजमती के प्रेम और वियोग का मार्मिक वर्णन किया जाता है। और जहाँ वियोग होगा वहाँ श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग प्रधान बातें कही जाएंगी। वहीं अगली रचना है परमार रासो, जिनके रचयिता है जगनीक। और जगनीक को हम आला खंड के रूप में भी जान सकते हैं। यानी इस परमार रासो ग्रंथ में जगनीक ने बुंदेलखंड के दो वीर भाइयों आला और उदल की वीरता का वर्णन करते हैं, और यह वीरता आज भी साहित्य में लोकगीतों के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। और इस रचना में वीर रस का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगली रचना है खुमान रासो, इसके रचयिता है दलपति विजय। और इस रचना में दलपति विजय ने मेवाड़ के राजा के वीरता का, उनके पराक्रम का वर्णन करते हैं, और इसमें भी ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण होता है, और इस रचना में वीर रस की प्रधानता होती है। वहीं अगली रचना है भरतेश्वर बहुबली रास, जिन्हें हम बुद्धि विलास के भी नाम से जानते हैं, जिनके रचयिता है शालिभद्र सूरी। यह जैन साहित्य से संबंधित है, जिसमें ऋषभ देव के पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राज्य के लिए हुए संघर्ष और जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश मिलता है। इसमें भी वीरता की बातें कही जाती हैं। और सबसे प्रमुख रचना है, अगर रासो के बाद, पृथ्वी रासो के बाद किसी रचना का जिक्र है तो वह है संदेश रासक, जिनके रचयिता अब्दुल रहमान। यह एक वियोग प्रधान श्रृंगारिक रचना है, जिसमें विरह की मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। तो आप सोचिए कि ऐसे साहित्य जिसमें क्या असंख्य रचनाएं हैं, लेकिन हम कुछ कुछ प्रमुख रचनाओं का जिक्र करेंगे। और जब जिक्र करेंगे तो जिक्र में सबसे प्रमुखता के साथ हमें जिनका नाम लेना होगा वह है पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के प्रामाणिकता और प्रमाणिकता बहुत सारे सवाल हैं। यानी साहित्यकारों के दो खेमे हैं, जो इनकी प्रामाणिकता को मानते हैं और कुछ लोग इनकी अप्रामाणिकता को मानते हैं। यानी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विद्वानों में गहरा मतभेद है, जिनमें मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इसकी प्रामाणिकता के पक्ष में अपनी राय देते हैं। वहीं डॉक्टर बुलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ओझा इनके अप्रामाणिकता या अर्ध प्रामाणिकता पर बात करते हैं। यानी भाषा, काल, ऐतिहासिक और जीवन के आधार पर इनकी रचनाओं के दो भाग हैं, प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता। जहाँ प्रामाणिकता है वहाँ उनके विद्वानों ने अपने तर्क दिए हैं, जहाँ अर्ध प्रामाणिक हैं वहाँ उनके अलग तर्क दिए गए। यानी ऐतिहासिक त्रुटियों के बावजूद यह रचना अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब जो विद्वान रासो की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं, वह उनकी प्रामाणिकता के संदर्भ में तीन बातें कहते हैं। पहली बात यह कहते हैं कि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। अब जाहिर सी बातें होंगी, जहाँ वीर गाथात्मक प्रवृत्ति होंगी, जहाँ वीरता की बातें होंगी, वहाँ ऐतिहासिक घटना घटेंगी। यानी इसमें पृथ्वीराज रासो के जीवन, उनके युद्धों का वर्णन है, जो इसके ऐतिहासिक काव्य परंपरा मानी जाती है। वहीं दूसरी उनकी समकालीन रचना का जिक्र करते हैं, जो इनके पक्ष में अपनी राय देते हैं, उनकी समकालीन रचना का जिक्र करते हैं। और वह कहते हैं कि पृथ्वीराज को साहित्य में स्थापित करने में चंद्रवरदाई की बड़ी भूमिका है, जिससे उन्होंने उस समय की रचना
के बारे में बताते हैं। हालांकि यह जो जिस रचना का वो जिक्र करते हैं वो काफ़ी विवादित है, संदेह से परिपूर्ण है, तभी तो इसकी अप्रामाणिकता की बातें कही जाती हैं। वहीं तीसरी जो बातें उभर कर आती हैं इनके प्रामाणिकता के पक्ष में, वह है काव्य सौंदर्य और वीर रस। इसमें अद्भुत साहित्यिक सौंदर्य, वीर रस और कथात्मक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। भले ही इसमें ऐतिहासिकता की संदिग्धता हो, ऐतिहासिकता का भाव हो, लेकिन इनके प्रामाणिकता है। वहीं इनके अप्रामाणिकता के पक्ष में अत्यधिक तर्क दिए जाते हैं। जो इनको अप्रामाणिक मानते हैं वे कहते हैं इसमें ऐतिहासिक तथ्यों से भिन्नता है, काल की विषमता है, अतिशयोक्ति और कल्पना का मिश्रण है, प्रक्षिप्त अंश है, और बुलर तो यहाँ तक कह देते हैं कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ मिलने के बाद रासों को अप्रामाणिक, रासो साहित्य को ये अप्रामाणिक मानने लगते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र है, ऐसे ऐसे संदर्भों का जिक्र होता है जो इनकी अप्रामाणिकता की बातें करते हैं। रासो साहित्य के महत्व को जानने से पहले हमें पृथ्वीराज रासो का साहित्यिक महत्व क्या इसे भी जानना होगा, क्योंकि रासो साहित्य पर चर्चा हो और रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो पर चर्चा ना हो, ये असंगत प्रतीत होगा। यानी पृथ्वीराज रासो का साहित्यिक महत्व है, तभी तो हम उसकी चर्चा करेंगे। यानी पृथ्वीराज रासो का साहित्यिक महत्व यह है कि यह हिंदी का पहला महाकाव्य है जिसमें वीर रस का श्रेष्ठ प्रयोग किया गया है, और वीर रस के साथ साथ राजपूत संस्कृति एवं यह वीरता का प्रतीक भी है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं और कल्पना का मिश्रण है। और यह चंद्रवरदाई की रचना है जिसमें युद्ध, प्रेम, शौर्य, तत्कालीन समाज का विस्तृत वर्णन है। इसके साथ साथ इसमें छंदों की विविधता और कथानक रूढ़ियों का प्रयोग भी मिलता है, और इसे हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण या अनूठी कृति बनाता है। अब ये जो साहित्यिक महत्व है, तो इनके साहित्यिक महत्व के मुख्य बिंदुओं पर भी चर्चा करनी जरूरी है। जब तक इनके साहित्यिक महत्व के बिंदु पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम रासो के साहित्य या रासो साहित्य में पृथ्वी रासो के साहित्य का महत्व का आकलन नहीं कर पाएंगे। यानी इनके महत्व की सबसे पहले जो प्रमुख बिंदु है क्या है कि यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यानी आदिकालीन साहित्य की जब शुरुआत होती है तो इसमें सबसे पहले महाकाव्य के तौर पर किसी का जिक्र होता है तो वह है पृथ्वी रासो का। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं और चंद्रवरदाई को पहला महाकवि। इसमें वीर रस का एक अद्भुत या अनुपम उदाहरण मिलता है। यह वीर रस से परिपूर्ण है, जहाँ युद्ध की बातें होंगी, जहाँ वीर गाथात्मक प्रवृत्ति होंगी, वहाँ वीरता का वर्णन स्वाभाविक है। और इस वीरता के साथ साथ इसमें पृथ्वी रासो की वीरता, युद्ध और सूरवीरों के शौर्य का ओजस्वीपूर्ण वर्णन, खास करके मोहम्मद गोरी के साथ उनके संघर्ष का भी जिक्र है। इसके साथ साथ इनके ऐतिहासिक बिंदु में या साहित्यिक महत्व में हम लोग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दस्तावेज का भी जिक्र करेंगे। यह उस समय के राजपूत समाज का, किस समय का, 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के समय का राजपूत संस्कृति, मूल्यों, युद्ध नीतियों, सामाजिक संरचना की झलक देता है। भले ही इसमें ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण हो, साहित्य होगा, कल्पना होना स्वाभाविक है। इसमें साथ साथ इसमें छंदों की विविधता है। इसमें लगभग यानी पृथ्वी रासो में लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, और यह छंदों की विविधता के अद्वितीय उदाहरण है। और इसी उदाहरण कारण साहित्यकारों ने चंद्रवरदाई को छंदों का राजा भी कहते हैं। वहीं कथानक रूढ़ियों का इसमें प्रयोग होता है। यानी इसमें सुग्गा कपोत से संदेश, स्वप्न दर्शन, ऋतु वर्णन, नक्सिक वर्णन और कन्या हरण जैसी कई कथानक रूढ़ियों का भरपूर उपयोग किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके महत्व हम लोग विशाल आकार और भाषा का प्रयोग देखते हैं। यह एक विशाल महाकाव्य है। पृथ्वी रासो एक विशाल महाकाव्य है जिसमें लगभग 10,000 से अधिक छंद
और कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और यह समय नामक खंडों में विभाजित है, सर्गों में नहीं बल्कि खंडों में विभाजित है। वहीं वीर गाथात्मक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व का भी इसमें गुणगान होता है, क्योंकि रासो काव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें राजाओं के या कहा जाए राजाश्रित कवियों द्वारा अपने राजाओं के प्रशस्ति का या प्रेम प्रसंग का वर्णन भी होता है। सवाल यह है कि जब इनके साहित्यिक महत्व का आकलन करेंगे, साहित्यिक महत्व का जब गुणगान करेंगे, तो उसमें हम उनकी रचयिता और प्रामाणिकता पर बातचीत करेंगे, क्योंकि चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीरासो, लेकिन उसके बाद में उनके पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण किया जाता है, इसे पूरा किया जाता है, लेकिन प्रामाणिकता पर विवाद है। पर साहित्यिक दृष्टि से इसका महत्व तभी तो जलहण कहते हैं कि पुस्तक जलहण हत देई चली गज्जन निरपकाय, पुस्तक जलहण हत देई चली गज्जन निरपकाज। अर्थात अगर संक्षेप में कहा जाए तो पृथ्वीरासो न केवल एक वीर गाथा है, बल्कि हिंदी साहित्य की आदिकालीन भाषा, शैली, सांस्कृतिक मूल्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। स्रोत अर्थात आधार भी है, जिसमें वीरता प्रेम और वीरता प्रेम से बढ़कर आदर्श का भी चित्रण है। अब इसके साथ हमें इस पर चर्चा करनी होगी कि रासो साहित्य की विशेषता क्या है। जब तक किसी साहित्य की विशेषता नहीं होगी तब तक उस साहित्य को पढ़ा नहीं जाएगा। यानी आदिकालीन साहित्य में तमाम तरह के साहित्य हैं। हम लोग सिद्धों की चर्चा करते हैं, नाथों की चर्चा करते हैं, जैन साहित्य की चर्चा करते हैं, लेकिन उन तीनों के साथ साथ रासो साहित्य की भी चर्चा कर रहे हैं। यानी रासो साहित्य की तो विशेषता होंगी। यानी रासो साहित्य आदिकाल की एक महत्वपूर्ण धारा है, जो मुख्य रूप से चारण और भाट कवियों द्वारा रची गई है, और इसकी असंख्य प्रवृत्तियां हैं, असंख्य विशेषताएं हैं। हम वो लोग प्रमुख विशेषताओं पर क्या संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहली उनकी विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये कवि यानी रासो कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि दरबारी कवि थे और दरबार में रहने कारण अपने आश्रयदाताओं के वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का अतिशयोक्ति वर्णन करते थे। तभी तो वह कहते हैं, पृथ्वीराज देव दुहन गौरे छत्री कर सग गहुना। अर्थात वे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। क्यों? क्योंकि उस काल में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता थी, और वीरता यानी राजाओं की वीरता, और राजाओं की वीरता का अगर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं करेंगे तो वे राजा दरबार में अपने कवियों को रखेंगे नहीं। यानी रासो काव्य में मुख्य रूप से युद्धों का सजीव वर्णन होता है, और जहाँ युद्ध होंगे वहाँ वीररस का प्रयोग होगा। राजाओं का प्रेम प्रसंग अर्थात श्रृंगार रस का वर्णन होता है। तभी तो रासो साहित्य में कहा गया है कि 12 बरस लौ कुकुर जीवे, अरु 16 लय जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीव को धिक्कार। यानी वीरता की बातें वे 18 वर्ष तक करते हैं। 18 वर्ष के बाद अगर वीर गाथात्मक बातें कही जाएं तो उन्हें अतिशयोक्ति से प्रतीत होता है। और साथ साथ मैं बार बार जिक्र करता हूँ डिंगल पिंगल भाषा का, क्योंकि युद्धों के कठोर वर्णन के लिए डिंगल भाषा, और आदिकालीन साहित्य में खास करके रासो साहित्य में जब हम डिंगल भाषा की बात करते हैं तो डिंगल भाषा में अभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग होता है, और प्रेम प्रसंगों के लिए पिंगल, और पिंगल में ब्रज मिश्रित अभ्रंश शैली का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ अगर हम उस विशेषता पर बातचीत करें तो ऐतिहासिकता और कल्पना का मिश्रण है, क्योंकि जहाँ साहित्य होगा वहाँ कल्पना होगी। यानी इसमें ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन तो है, लेकिन कवियों ने अपनी कल्पना का इतना समावेश कर दिया है कि रचनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से तो अर्थ प्रामाणिक हैं और असंदिग्ध मानी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विशेषता में युद्धों का सजीव वर्णन, बार बार कहते युद्धों का सजीव वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि चारण कवि कविता लिखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर राजाओं के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे, और युद्ध के मैदान में जो देखते थे उनका वास्तविक जिक्र करते थे, यानी आंखों देखा वर्णन करते थे। क्यों? क्योंकि इनकी विशेषताओं में छंदों की प्रमुखता है,
और इन छंदों में आप दोहा छंद का प्रयोग होता है। दोहा के साथ साथ आप इसमें देखिएगा टोटक छंद का, छप्पे सवैया तो है ही, लेकिन साथ साथ वो टोटक छंद का प्रयोग करते हैं। और इसी छंदों के प्रयोग कारण साहित्यकारों ने रासो साहित्य को छंदों का अजायब घर भी कहता है, क्योंकि इसमें मुक्तक और प्रबंध काव्य की बातें कही जाती हैं। अधिकांश रासो ग्रंथ विस्तृत कथा वाले प्रबंध काव्य हैं, जबकि मुक्तक रूप में बहुत कम इसमें मिलते हैं। अब जब हम इसके महत्व को बातचीत, इनके साहित्यिक विशेषताओं को सामने रखेंगे, तो साहित्यिक विशेषता तभी होंगी जब परवर्ती काल में उनका महत्व होगा। यानी रासो काव्य का आदि काल में महत्व है। अगर महत्व नहीं होता तो परवर्ती काल में जो साहित्य का आगमन होता है साहित्य के पटल पर, उसका उसमें क्या चित्रण नहीं होता। यानी रासो साहित्य का महत्व है, तभी तो हम बार बार रासो साहित्य का जिक्र कर रहे हैं। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में खास करके आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य का या रासो साहित्य का महत्व है, क्योंकि यह आदिकाल की वीर गाथा और चारण परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। चारण जहाँ होंगे वहाँ अतिशयोक्ति वर्णन होगा, और जहाँ अतिशयोक्ति वर्णन होगा वहाँ वीर गाथात्मक बातें होंगी, और जहाँ वीर गाथात्मक बातें होंगी वहाँ युद्ध का वर्णन करना लाजमी है, और जहाँ युद्ध का वर्णन होगा वहाँ वीर रस का प्रयोग अपने आप ही क्या परिलक्षित होता है। क्योंकि जिस इसमें राजाओं के शौर्य, युद्ध और प्रेम का अतिशयोक्ति वर्णन है, इसके सबसे बड़ा महत्व यह है कि युद्ध और प्रेम के साथ साथ वे एक और आदर्श के भाव को भी साहित्य में स्थापित करते हैं। क्योंकि रासो साहित्यकारों ने अपने रचनाओं में वीर रस और श्रृंगार रस को तो प्रमुखता दी ही, लेकिन वीर और श्रृंगार रस के साथ साथ भाषा के स्तर पर बातचीत करें तो वह डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग करते हैं। रासो जैसे महान काव्यों को जन्म देने वाला कोई साहित्य है तो वह रासो काव्य ही है, जो हिंदी के प्रारंभिक और दरबारी संस्कृति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यानी दरबार है तो जहाँ दरबार होंगे वहाँ दरबारी संस्कृति को समझना होगा, दरबारी रीति रिवाज को समझना होगा, और दरबारी संस्कृति, दरबारी रीति रिवाज को समझाने में ये प्रभावशाली तरीके से रासो साहित्य अवतरित होता है आदिकाल की पृष्ठभूमि में या आदिकाल की पटभूमि में। क्योंकि यह उस काल की यानी आदिकाल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों के साथ साथ विशेषकर सामंती व्यवस्था और युद्ध प्रियता को दर्शाता है। सामंती व्यवस्था राजा महाराजाओं की परंपरा, और जहाँ राजा महाराजा होंगे वहाँ चारण भाट होंगे, उनका अतिशयोक्ति वर्णन होगा, और इसी अतिशयोक्ति वर्णन को केंद्र में रखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो साहित्य को हिंदी के आदिकाल की एक जीवंत और सांस्कृतिक बोध की झलक के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सामंती जीवन और सांस्कृतिक बोध की झलक अगर आदिकाल के साहित्य में कहीं परिलक्षित होती है तो वह है रासो साहित्य में। उन्होंने इसके अध्ययन के लिए एक साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि प्रदान की है, जिसने हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को इसके महत्व को समझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यानी अगर आप कुल मिलाकर देखा जाए तो रासो साहित्य को जानने के क्रम में हमें आरंभिक तौर पर उनका विकास, उनका उद्भव, उनका विकास, उनकी उत्पत्ति, उनके प्रमुख रचनाओं के साथ साथ हमें पृथ्वीरासो की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता का जिक्र करना होगा। अप्रामाणिकता
और प्रामाणिकता के साथ साथ रासो साहित्य की विशेषताओं को जानना होगा। रासो साहित्य की विशेषताओं को जानेंगे तो उनके साहित्य महत्व का आकलन करना होगा, और जब साहित्य महत्व का आकलन करेंगे तभी किसी साहित्य की बुनियादी बातें उभर कर सामने आती हैं। अगर सहज तरीके से कहा जाए तो रासो साहित्य आदिकाल का महत्वपूर्ण वीर गाथात्मक साहित्य है, जो चारण कवियों द्वारा रचित है और जिसमें प्रभावशाली तरीके से वीर रस, श्रृंगार रस का वर्णन है। और जहाँ वीर रस होगा, जहाँ श्रृंगार रस होगा, वहाँ बार बार डिंगल पिंगल भाषा के साथ साथ शैली और अलंकारों का प्रयोग मिलता है। लेकिन ऐतिहासिकता की कमी इसमें है, और इसी ऐतिहासिकता का कमी कारण इसकी प्रामाणिकता पर विद्वानों मतभेद की स्थिति है, विवाद है। फिर भी यह राजस्थानी संस्कृति और वीरता का अद्भुत चित्रण करता है, क्योंकि यह आदिकाल की प्रवृत्तियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण, खास करके पृथ्वीराज रासो इस परंपरा का सर्वोपरि काव्य है। संक्षेप में कहा जाए तो रासो साहित्य एक समृद्ध परंपरा है, जो अपने समय के शौर्य और प्रेम को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। शौर्य और प्रेम को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, भले ही इसमें ऐतिहासिकता कम हो। ऐतिहासिक कम होने के बावजूद इसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका महत्व अक्षुण्ण है। यानी अगर आप रासो साहित्य पर बात करें तो रासो साहित्य में प्रेम, शौर्य के साथ साथ आदर्श की बातें कही जाती हैं। यानी अगर हम आदिकालीन साहित्य में वीर गाथात्मक या वीरता पराक्रम की बात करें, और वीरता पराक्रम अगर रासो साहित्य का जिक्र न करें तो वीर गाथात्मक प्रवृत्ति को प्रभावशाली ढंग से साहित्य में स्थापित नहीं कर पाएंगे। अर्थात अगर रासो साहित्य को जानना है, समझना है, रासो साहित्य की बुनियादी बातों को सहज सरल तरीके से जानना होगा, उनकी बारीकियों का अवलोकन करना होगा, और ऐतिहासिकता के साथ साथ उनके आसपास के सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को, या कहें धरोहर को भी जानना जरूरी है। क्योंकि इतिहास ऐतिहासिकता के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को भी आगे ले जाती है, और यह विरासत कहीं प्रभावशाली रूप से लागू होती है तो वह है रासो साहित्य में। धन्यवाद।